सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प झारखंड में। दोस्तों, आज हम उस वक्त की बात करेंगे जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। 1857 का रिवॉल्ट अंग्रेजों का शोषणकारी नेचर जो था, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट था। ये कोई अचानक हुआ घटना नहीं था, बल्कि सालों का गुस्सा था जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। वैसे तो 1857 का विद्रोह का बहुत सारा कारण था, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख चार कारण यहाँ पे दिया हुआ है। इन चार कारणों को हम लोग डिस्कस करेंगे और अंत में हम लोग कुछ इमीडिएट कॉजेस यानी कि तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कॉजेस की। डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पेश किया था। इससे अगर किसी राजा का अपना सगा पुत्र नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। ये किसका मतलब था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था। अब इसके तहत क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया गया। उसी तरीके से अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहिब जो कि अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे, उनका भी पेंशन को रोक दिया गया। फिर क्या हुआ? तो अवध में अगर बात करें तो अवध में 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन का झूठा आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया, जिससे वहां के लोगों में भी भारी आक्रोश फैल गया। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर जैसे राज्यों को अन्यायपूर्ण तरीके से भी छीन लिया गया था। और अंत में राजनीतिक कारण में मुगलों का अपमान भी आता है, जिसमें डलहौजी ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। बाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि वे अपने शाही किताब भी खो देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो सबसे पहले आता है शोषणकारी राजस्व नीति। इसमें भू राजस्व की उच्च दर और करों की मनमानी वसूलों ने किसान के जीवन को काफी ही दयनीय बना दिया था। उसी तरीके से ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत से धन का निष्कासन हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसको हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के कारण सस्ते मशीनों सामानों के आयात ने भारतीय कुटीर उद्योगों और कारीगरों को भी बर्बाद किया कर दिया था। और अंत में राजाओं के विस्थापन से कला, साहित्य और धार्मिक प्रचारक अपने आजीविका के स्रोतों से भी वंचित कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग सामाजिक धार्मिक कारण की तरफ। अगर हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारण को देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है परंपराओं में हस्तक्षेप। जैसा कि पता है कि उस समय सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर देने से जो रूढ़िवादी वर्ग था वो काफी नाराज हो गया था। दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयासों ने हिंदुओं और मुस्लिमों में भी डर डर पैदा कर दिया था, जिसको हम लोग फियर ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। तीसरा बात करें तो रेलवे, जेल और सेना के मेस में विभिन्न जातियों को एक साथ रखने से सामाजिक पदानुक्रम भी बाधित हुआ था, जिसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और अंत में बात करें तो भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला। तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सैन्य कारण यानी कि मिलिट्री कॉजेस। इसका जो सबसे प्रमुख कारण था वह था समुद्र पार सेवा यानी कि ओवरसीज सर्विस। जब हम समुद्र पार सेवा की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सामान्य सेवा भर्ती नियम अधि 1856 के तहत सैनिकों के लिए विदेश में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे हिंदू रीति रिवाजों में वर्जित माना जाता था। अब उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो लोग भी समुद्र पार करते थे तो ऐसा माना जाता था हमारे धर्म में कि ये बहुत ही अपशगुन है। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें, जो हम लोग दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सैलरी एंड इक्वलिटी यानी कि वेतन में असमानता। जब हम वेतन में असमानता की बात करते हैं तो भारतीय सैनिकों को उनके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। फिर भारतीयों को प्रमोशन भी नहीं मिलता था, यानी कि पदोन्नति की कमी भी देखी जाती थी।
भारतीय सैनिक को सूबेदार के पद से ऊपर नहीं दिया जाता था। विशेषाधिकार की अगर हम लोग बात करें तो विदेशी सेवा भत्ता बंद कर दिया गया था और मुफ्त दाक की सुविधा भी वापस ले ली गई थी। और अंत में कुछ धार्मिक प्रतीकों पर भी रोक लगाया गया था, जैसे कि तिलक, पगड़ी, दाढ़ी रखने जैसे धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंत में देखें तो कुछ तात्कालिक कारण भी था, यानी कि इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो था वो कारण, वह था एनफील्ड राइफल्स का होना। एनफील्ड राइफल्स में 1856 में सेना में एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था, इनके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी। गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी ये। और फिर उसके कारण क्या हुआ कि 29 मई 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए टेबल को समझना और याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेटेड 6 to 8 जैसे एग्जाम्स में अक्सर मैच द फॉलोइंग या लीडर का नाम पूछा जाता है, इसलिए ये जो टेबल है इसको याद रख लीजिए। ये पार्ट 1 है और इसके बाद है पार्ट 2। इन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सबसे पहले कि सेंटर, यानी कि किस जगह पे हुआ था, उससे रिलेटेड जो भी विद्रोही नेता थे, और इस पूरे आंदोलन को दबाने वाले, यानी कि सप्रेसर, ब्रिटिश कमांडर। तो दिल्ली की बात करें तो जनरल बख्त खान विद्रोही नेता थे और निकोलस और हडसन उस वक्त ब्रिटिश कमांडर थे। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, अहमदुल्ला, कॉलिन कैम्पबेल, हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश कमांडर थे। झांसी ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे। इस वक्त जो ब्रिटिश कमांडर थे वो ह्यूज रॉस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। उसी तरीके से कानपुर की बात करें तो नाना साहिब, तात्या तोपे, जनरल हैवलॉक और कॉलिन कैंपबेल थे। फिर जब हम इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विद्रोही नेता थे वो थे लियाकत अली, और जो दमनकर्ता थे उनका नाम था जेम्स नील। इसी तरीके से फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता जेम्स नील। जगदीशपुर यानी कि ये बिहार, आरा, बिहार आरा, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनके जो थे वो विलियम टेलर और विंसेंट आयर। और अंत में बरेली के खान बहादुर खान जो विद्रोही नेता थे, और इनके जो दमनकर्ता थे वो ब्रिटिश कमांडर विंसेंट आयर थे। आज हम 1857 के विद्रोह का पहला पार्ट देखें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कारण, मुख्यतः कारण जाने हैं। बाकी का डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद।